रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन में आप लोग कुछ कुछ बातें याद होगी कि भुतला गए हैं? जैसे देखिए इसमें इस तरह का जो रहता है आपको समतल दर्पण बना हुआ रहता है, और इस तरह से जो इसमें लंब डालेगा इसको बोलेंगे अभिलंब, और इधर से जो आने वाली होती है अनंत से किसी बिंदु तक आती है उसको आपतित किरण, और आपतित किरण समतल सतह से टकरा करके फिर वापस लौट जाती है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब आप लोग जानते हैं। एक हो गया एम, एक हो गया एन, ई हो गया ओ, हो गया ना। अब आपको इसमें याद रखना है कि ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, आपतित किरण इसको बोलते हैं आई, और इसको बोलते हैं आर, है ना। इसको बोलेंगे ये हो गया, ई हो गया बी, इसको नाम दे दो एन, चलिए। तो इधर से जो किरणें आती है, ये पहला हो गया कि ये आपका जो सतह है इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलेंगे समतल दर्पण, और ये इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, है ना। और ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये वाला पार्ट्स जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो ये सब की जानकारी दे दिए थे। लेकिन आज जो आपके को बताया जा रहा है तो ये सब का डिफिनेशन मिलेगा आपको, ठीक। उसमें था प्रकाश के परावर्तन बताया था, तो उसमें दो नियम थे। दो नियम क्या थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम था कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, है ना। अब आप लोग यहाँ पर ही पढ़िएगा आपतित किरण कहते हैं किसे? तो वह किरणें होता है, ठीक ना, वह किरणें जो दर्पण के सतह पर पड़ेगा, वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ता है उसको आपतित किरण कहते हैं। वह किरणें जो दर्पण की सतह से टकरा करके वह वापस लौट जाती है तब इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन अभिलंब किसको कहेंगे? जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। एक होता है इसमें आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह का आपको इसमें डिफिनेशन लिखना है, लिख लीजिएगा। लिखिए पहला आपतित किरण, आपतित किरण इंसिडेंट रे। चलिए फिगर के लिए स्पेस छोड़ दीजिए और इसको लिखते चलिए। लिखिए वह किरण, लिखिए वह किरण
पहले लिख लीजिए ना, फिगर बना लीजिएगा। दिमाग में फोकस कर लो फिगर को, प्रकाश के प्रवर्तन के फिगर को, समझ गए। चलिए लिखिए, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। या ये भी याद रख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है, किसी बिंदु स्रोत से चल रहा, इधर कौन बिंदु स्रोत से वो पता नहीं है, वहाँ से चल करके एक सतह पर पड़ रही है, तब इसको कहेंगे आपतित किरण। या सिंपल सी बात बोला जाए तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। मैंने यही चीज़ होता है, जैसे डिफिनेशन वही है कि किसी बिंदु, एहू लिखोगे, हाँ जी लिखो, या करके लिख सकते हो, लिखो। किसी बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है, जब किसी सतह पर पड़ती है, किसी बिंदु स्रोत से चलकर, किसी बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है, तब इसे आपतित किरण कहते हैं। तब इसे आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या है, तो नीचे लिखना कि ऊपर के चित्र में क्या है। ऊपर के चित्र में एओ आपतित किरण है ना। ऊपर के चित्र में, ऊपर के चित्र जो ऊपर चित्र बनाए हैं, सॉरी वो भी है, बी है ना जी, बीओ है ना, ये देखो बीओ, हाँ इसी के नीचे में लिख लो कि ऊपर के चित्र में बीओ आपतित किरण है ना। आपतित किरण कौन है, बीओ आपतित किरण है। एक दूसरा लिखिए, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। लिखिए, जब प्रकाश की किरणें लिख लिए, वायु के माध्यम में आपतित, जब प्रकाश की किरणें वायु के माध्यम में, वायु माने हवा, वायु के माध्यम में आपतित किरण की सतह पर, आपतित किरण की सतह पर आती है, तो आपतित किरण की सतह पर आती है तो फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, लिख लिए, लौट जाती है।
तो याद रखना कि प्रकाश के जो वह स्रोत रहेगा, कोई भी स्रोत अगर आपतित किरण की सतह पर आती है, आने के बाद क्या होता है, फिर इस माध्यम में लौट जाएगा, तब इसको कहेंगे क्या चीज़, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए? तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। एक होता है इसमें आपको अभिलंब, है ना, अभिलंब के पहले लिखिए आपतित किरण लिख लिए ना, परावर्तित किरण लिख लिए। एक होता है, तीसरा में लिखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी। इंसिडेंसी ऐसे एग्जाम में आप लोग लिखते हैं कि किसी बिंदु से आती प्रकाश के किरणों को आपतन को आपतित किरण कहते हैं, और किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण आपतित बिंदु की सतह से टकरा करके फिर वापस लौट जाती है, तब इस घटना को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। तो इस पर बैठा करके आपका माइंड क्या कह रहा है, किस तरह से हम याद करेंगे, उस पर डिपेंड करता है, जो कि आपको लिखाया जा रहा है और फिगर के साथ आपको समझना भी है। अगर दिक्कत हो तो आप बोलिएगा। समझ गए? चलिए लिखिए आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी। लिखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु यही ना जी, सभी का किरण होता है जो कि एक ही सतह पर आकर के टकरा रही है, और जो पॉइंट्स बन रहा है एक पॉइंट्स, इसी पॉइंट्स को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। समझ गए? अब एक लिखिए अभिलंब, एक लिखिए अभिलंब, नॉर्मल, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब नॉर्मल। लिखिए क्या हुआ, लिखिए किसी माध्यम किसी समतल सतह, किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, खींचे हुए लंब को, खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। 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 तो अभिलंब इसमें हो गया, चित्र में काची है, ऊपर में ON हो गया आपका अभिलंब, आपतन बिंदु हो गया आपका O, है ना, और परावर्तित किरण हो गया आपका AO, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा नीचे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर के चित्र में हम मेरा क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। समझ गए? अगर आपसे फिगर दे करके पूछ दिया कि निम्नलिखित में बताइए कि परावर्तित किरण कौन है, AO, ON, BO या MN या OA, है ना। तो आपको याद रखना है कि कौन परावर्तित किरण है, कौन आपतित किरण है।
ये फिगर से भी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको फिगर याद होना चाहिए ना। अगर फिगर ही याद नहीं है तो आपसे इंडिकेट करके पूछ दिया जाएगा इसमें साइन कि कौन सा आपतित किरण है, कौन आपतन कौन है, कौन परावर्तन कौन है। तो ये सब इंडिकेट आप लोग को याद रखना है। चलिए एक और लिखिए, आपतन कोण। आपतन कोण, हाँ आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंसी, एंगल ऑफ इंसिडेंसी, एंगल ऑफ इंसिडेंसी। लिखिए, आपतित किरण और आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु, देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु से जो अभिलंब खींचा गया है, तो ये दोनों के बीच से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। समझ गए? एक आपको इसमें मिलेगा परावर्तन कोण, ठीक ना, उसको लिखिए। उसको कहाँ लिखेंगे जी? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन कोण। तो इसमें लिखिए परावर्तन कोण में कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, से जो कोण बनता है, से जो कोण बनता है, से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से। ये हो गया आर से, ये हो जाएगा एंगल ऑफ आई, है ना। हाँ, तो ये याद रखिए, एंगल आर जो रहेगा इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? आर से। परावर्तन कोण को आर से, आपतन कोण को आई से। समझ गए? तो यहाँ से एंगल ही बन गया। अब इसमें एक बात खत्म हो गया आपका, इसमें जो
ये रिलेटेड था उससे। अब आपको इसमें आगे पढ़ना किरण आरेख। आरेख एक होता है किरण आरेख। रे डायग्राम। चलिए लिखिए रे डायग्राम। रे डायग्राम फिगर बना लीजिएगा ना, वो मिटा रहे जो। लिखिए किरणों पर, ऐसे लिखना, प्रकाश के किरणों, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों, दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख ऐसा रहेगा। समझ गए? तो किरण आरेख इस तरह से रहेगा। तो यहाँ से ये होगा, इधर आएगा, टकराने के बाद ये जाएगा। तो जो रास्ता बता रहा, प्रकाश के किरणों से जो पाथ बन रहा है, पाथ यानी रास्ता दर्शाने का चित्र दिखा रहा है, वही किरण आरेख होता है। तो यहाँ हो जाएगा एम, ई हो जाएगा एन, ई हो गया ए, बी, इसको सी बना दीजिए। समझ गए? ये डायग्राम है, यही रे डायग्राम हो जाएगा। चलिए लिख लिए। एक आता है आपके पास दर्पण। मिरर। अब हम ये जाने कि दर्पण होता क्या है ना? तो दर्पण के बारे में हम लोग जाने कि दर्पण होता क्या है या दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। जैसे कोई दर्पण देखते हो, एक सतह, एक भाग क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है, पीछे का भाग कलई किया रहता है, उसके आगे का भाग में हम लोग देखते हैं तो फेस दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? तो उस तरह का जो आपका जो बनता है फिगर, वही दर्पण होता है। तो उसमें लिखिए डिफिनेशन में कि कांच या अन्य पदार्थों की बनी, कांच या अन्य पदार्थों की बनी, कांच या अन्य पदार्थों की बनी, कांच या अन्य पदार्थों की बनी वैसी अपारदर्शी, वैसी अपारदर्शी वस्तुएं जिसकी सतह से प्रकाश की किरणें, अपारदर्शी वस्तुएं जिसकी सतह से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, जिसकी सतह से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बउआ? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होते हैं कितने प्रकार के?
तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि दो प्रकार के दर्पण में क्या क्या है ना। तो दो प्रकार के दर्पण में पहला हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। AROR। तो पहला हम लिखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लिख के डैश दीजिए और इसके बारे में जानिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो गया आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, है ना। अभी आप जो देख रहे थे दर्पण, वही होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसको लिखिए, लिखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह, अरे इसे जल्दी लिखो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल या चमकीला, समतल या चमकीला होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। तो याद रखना कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल या चमकीला होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। एक होता है दूसरा में आपका गोलीय दर्पण। हाँ, गोलीय दर्पण, इसको बोलता है स्फेरिकल। गोलीय दर्पण है स्फेरिकल, हाँ, मिरर। लिख लिए? लिखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, हाँ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोले का भाग हो, परावर्तक सतह गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, अर्थात वक्र, अर्थात वक्र होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। 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 अब यहाँ पर ये याद रखना कि गोलीय दर्पण, पॉइंट्स में याद रखना कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो आपका गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। पहला क्या हुआ? उत्तल दर्पण। पहला हो गया उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बारे में भी हम लोग जान जाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होता है क्या। इसको लिख करके डैश दीजिए और लिखिए इसके बारे में।
देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है, ठीक ना, उठा हुआ रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहेगा उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उठल माने कि ऊंचा, है ना जी। उत्तल दर्पण माने क्या? हाँ, तो उत्तल दर्पण इस तरह से इसे आपका रहेगा उत्तल दर्पण, समझ गए? इस तरह का जो बना रहेगा ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा, समझ गए? तो आगे में क्या है? उठा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। आज जिस, समझ गए? दिक्कत है नहीं ना? हाँ, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब एक इसमें और आता है, एक अवतल दर्पण आता है। ना रे, बताएंगे, अभी सब बताएंगे। एक हो गया अवतल दर्पण, अवतल कॉनकेव मिरर, ठीक ना। कॉनकेव मिरर में मतलब क्या हुआ? उत्तल माने उठल, अवतल माने धंसल। कॉनकेव मिरर, तो लिखो जिस दर्पण का, बस वही चीज होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये याद रखना कि अवतल दर्पण होगा तो अवतल में धसल, उत्तल दर्पण ऊ से उठल, ऊ से उत्तल, भुतलाना नहीं है। उत्तल दर्पण में उठल रहेगा, परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, और इसमें परावर्तक सतह क्या होगा? ऐसे धंसा रहेगा, अंदर माहे रहेगा, है ना। इसमें ऐसे रहेगा, इस तरह के रहेगा दर्पण आपको मिलेगा, तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, है ना। तो इस तरह के दर्पण अगर आपको मिलता है तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको इसको समझना कि अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण कौन है, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, उतार लिए। तो आपको ये याद रहेगा ना जी कि दर्पण में पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के, तो कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब इसमें एक आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे, तब 2 प्रकार के। उसमें क्या होगा कि उत्तल दर्पण और, हाँ, तो ये आप कंफ्यूज में रहिए कि दर्पण तो 2 पढ़वे किए हैं, तो एगो मिला देना गोलीय दर्पण, एगो मिला देना उत्तल दर्पण, तब पता चला कि हम तो दर्पण का आंसर ही गलत दिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के बताना, दर्पण और गोलीय दर्पण में अंतर है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब हो गया बुआ कि आपका इस तरह का गोला का एक भाग है कि नहीं है? तो गोला का भाग है, बीच में क्या रहता है? सेंटर रहता है। एक यहाँ से ए एक बी बना दिए। तो इस दर्पण को अगर बाहर से हम रंग रहे हैं, देखिए इस तरह के दर्पण को हम बाहर से रंग दिए, समझना थोड़ा सा। अब इसको क्या कर दिए? बाहर से रंग दिए। तो बाहर से जब रंगल है कोई भी, तो इसको बताओ कौन दर्पण होगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जब भी इंडिकेट करेगा ये सब, तो ऐसे 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 इंडिकेट करेगा,
समझ गया। एक हो सके तो इसको क्या करेगा, इसी तरह के बनेगा फिगर, ए या बी रहेगा और इसको क्या कर देगा, अंदर की ओर कलाई कर देगा। तो देखो उठल न है जी, तो ई परावर्तक सतह उठल है ना, तो उत्तल दर्पण हो गया है ना। गोला का तो भाग बन ही रहा है गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में भी एक उत्तल दर्पण का एक फिगर इसमें बताया जा रहा है। ये धसल, तो धसल मतलब क्या हो गया, अवतल दर्पण है ना। तो इस तरह का गोलीय दर्पण आपको मिलेगा। और गोलीय दर्पण में ही हमको दो दर्पण मिलता है, एगो उत्तल एगो अवतल दर्पण। तो वो देखिए अब उत्तल और अवतल का फिगर। खांसी हो गया था, काहे का जरूरत है। हाँ क्या बोल रहा है। इस तरह का आपको दर्पण इसमें है। अब बताना है आपको कि अंदर में क्लाई किया हुआ है बउआ, तो अंदर में जब क्लाई कर देंगे तब कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। और बीच का जो पार्ट्स होता है इसको हम पी बोलते हैं, इसको ए या इसको बी बोले ना। अब ये जानना है आपको कि यहाँ हम इसका सेंटर ले लिए इधर सी, हाँ इस सी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा जा रही है, इस रेखा को हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये ओ हो जाएगा। तो ओ से सी तक जा रहा है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी यानी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, गैलेक्सी नहीं एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक हो जाएगा सेकेंडरी एक्सिस। अब देखो यहाँ से जो एक रेखा आएगा तो ये जो बनेगा ये डॉटेड लाइन है, उसके बाद सीधा लाइन आएगा, समझ गए। तो इस तरह के जो लाइन बनेगा इसको में, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, समझ गए। तो ये इस तरह का जो बना, ये बन गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, समझ गए। ये हो गया, सॉरी अवतल है कि उत्तल, सोच के बताओ, सोच के। हाँ उत्तल, परावर्तक उत्तल दर्पण के बोल परावर्तक सतह उठा हुआ ना रहेगा जी, तो उठा हुआ रहेगा तो उत्तल ना, नहीं उठा ले वाला आगे वाला, तो आगे वाला उठा हुआ तो उत्तल ना हो जाएगा, तो लोग उल्टा बना देता है। चलिए एक होगा आपको इधर, ये बाहर से क्लाई किया हुआ है ना, तो इस तरह का जो दर्पण बनेगा, ये कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा ना। और ये यहाँ सेंटर सी हो गया, समझ गए। तब इसमें अब आपको याद रखना है प्रधान अक्ष और गौण एक्सिस, यानी गौण अक्ष जानते हो, सेकेंडरी एक्सिस को हम लोग गौण अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। हाँ गौण अक्ष। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे प्रधान अक्ष, और यहाँ से जो लाइनें अगर गुजरती है और यहाँ टकरा रही है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे गौण अक्ष। सेकेंडरी एक्सिस,
समझ गए। और ये जो दर्पण बना, ये दर्पण कौन बना? अवतल दर्पण है। समझ गए। हाँ, इसका फिगर उतारो। लिख लिए? हाँ, चलिए एक नोट्स में लिखिए। नोट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, नोट में लिखिए। नोट में लिखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हाँ, ध्रुव, पोल। उसे में लिखना, दर्पण में दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। 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 लिख लिए? चलिए, एक आता है आपको इसमें गोलीय दर्पण में, जो आप लोग पढ़े पोल क्या है। ये होगा P से हो गया तो इसका मतलब पोल हो गया, और C के मतलब वक्रता केंद्र हो गया। अब यहीं पर ही रहेगा आपका, जब भी रहेगा ना फोकस दूरी, तो वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच के में पोल के बीच में रहेगा। तो ये फोकस रहेगा, F रहेगा। समझ गए। तो आपको इसमें याद रखना एक एक स्टेप। ठीक। तो पहला तो लिख लिए ना कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा लिखिए, वक्रता। अरे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दोनों में तो वही चीज है। समझो, इसमें फिजिक्स एक ऐसा है जो कि इसमें कितनों पढ़ाएंगे ना तो ये लंबा टॉपिक है लाइट। अब बहुत छांट के भी पढ़ाएंगे ना तो कम ही पड़ेगा। इसमें क्या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। बस आप लोग याद रखिए। समझ गए। चलिए ना, लिखिए कि लिखिए वक्रता केंद्र लिखिए। वक्रता केंद्र। क्या हुआ? लिखिए, वक्रता केंद्र। पहला, दूसरा हो गया नोट में जो पहला लिखा थे पोल, है ना। दूसरा हो गया वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर CUR होता है, CUR ना, CUR VATUR। सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, लिखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले को, जिस गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र, हाँ, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं।
क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। दूसरा होता, तीसरा देखिए वक्रता त्रिज्या। हाँ, बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए। लिख दिए गलत मुझे। क्या हुआ? भूख लग गया बुआ? बस थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए इसमें। लिखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को दर्पण, उसकी त्रिज्या को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक लिखिए चौथा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हुआ? लिखो जल्दी। एक और लिखो प्रिंसिपल, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को, गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव को, लिखें गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तब गोलीय दर्पण है ना बउआ, तो ये वक्रता केंद्र ही ना है, तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, यही वाला जो रेखा मिलता है, ये रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, जो यहाँ से बनता है इस तरह से। समझ गए? हाँ, तो यही मिलता है गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये वाला हो गया आपका पोल, और वक्रता केंद्र से जो रेखा मिल रहा है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। समझ गए? हाँ, तो ये सब याद रखना है आपको। फिगर तो उसमें बना ही दिए जी पिछले उत्तल दर्पण में कि कौन प्रधान अक्ष हो रहा है और कौन मुख्य अक्ष हो रहा है। ठीक, चलिए एक आपको बचल उसमें गौण अक्ष है ना, गौण अक्ष पांचवा है गौण अक्ष। गौण अक्ष उसको बोलते हैं सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस होता है, सेकेंडरी एक्सिस। तो सेकेंडरी एक्सिस में लिखिए कि वह सरल रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र से, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जो दर्पण के
जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, किंतु दर्पण के ध्रुव से होकर ना मिल, किंतु दर्पण के ध्रुव से हाँ, किंतु दर्पण के ध्रुव से होकर ना मिलकर, होकर ना मिलकर दर्पण का गौण अक्ष कहलाता है, होकर ना मिलकर दर्पण का गौण अक्ष कहलाता है, गौण अक्ष कहलाता है। यानी जब भी आप कोई गौण अक्ष रहेगा जो कि क्या रहेगा, वक्रता केंद्र से कभी भी गुजरेगा तो क्या होगा, गौण अक्ष। जब भी गुजरेगा तो किसके अनुसार गुजरेगा, वक्रता केंद्र से, लेकिन क्या है, दर्पण के ध्रुव से ये ना मिलेगा। जब भी गौण अक्ष रहेगा जो कि दर्पण के ध्रुव से कभी ना मिलेगा, तब कहेंगे कि ये गौण अक्ष है। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत नहीं? इसमें अब कुछ कुछ बातें रह जाएगा दर्पण से रिलेटेड और कुछ प्रतिबिंब से रिलेटेड, तो थोड़ा सा एक लिखना है प्रकीर्णन, ठीक ना, एक प्रकीर्णन लिखो बस हो जाएगा। क्या हुआ? प्रकीर्णन एक लिखिए, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इसको लिखिए स्कैटरिंग, स्कैटिंग, TERING, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, लिखिए जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, उपस्थित धूल कण पर पड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, धूल कण पर पड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकृत कर देते हैं। विकृत मतलब फैला देते हैं, ठीक ना, विकृत, चारों तरफ विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। विकृत कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? और बाकी इसका एक क्लास और रहेगा पिछला, जो कि आपको पढ़ना है दर्पण में फार्मूला और न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको डायग्राम के अनुसार सब बताया जाए। गौण अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है। समझ गए? ठीक है।